So once again this is your very own पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। स्टार्ट करते हैं बच्चों प्लांट किंगडम चैप्टर का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्या देखा था बच्चों? उसमें हमने क्लासिफिकेशन के टाइप्स, टैक्सोनॉमी। देखो एक चीज तो ये प्रॉब्लम है ही एनसीईआरटी में कि जो चीज जहां देनी चाहिए वहां पर देती नहीं है। टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ पार्ट लिविंग वर्ल्ड में दे रखा है, कुछ पार्ट फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दे रखा है और कुछ पार्ट बच्चों प्लांट किंगडम में दे रखा है। तीन जगह इसको सेग्रीगेट कर दिया। यदि शायद एक ही जगह दिया हुआ होता, या तो लिविंग वर्ल्ड में टैक्सोनॉमी के साथ एक साथ पूरा दे देते तो ज्यादा बेटर रहता, बट खैर कोई बात नहीं। या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दे देते, जहां पर विटाकर की क्लासिफिकेशन दी थी उसके पहले, तो भी ठीक रहता। बट इन्होंने तीन जगह पर बांट दिया। खैर कोई बात नहीं, हमने तीनों जगह पर जो चीजें दे रखी थी उनको प्रॉपर्ली पढ़ लिया है बच्चों। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, है ना। ये सारे टर्म्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अब आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एल्गी। प्लांट किंगडम में किस किस को इंक्लूड करते हैं? एल्गी इंक्लूड होगी, फिर हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स, फिर हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स, उसके बाद बच्चों जिम्नोस्पर्म्स और लास्टली एंजियोस्पर्म्स, है ना। तो ये 5 ग्रुप हमें प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्गी की। तो एल्गी क्या है बच्चों? दीज आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलोइड। थैलोइड का मीनिंग अभी मैं बताऊंगा बच्चों। ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिजम्स। तो एक पॉइंट तो यहां पर क्या है कि भाई एल्गी में आपको क्लोरोफिल मिलेगा, और क्लोरोफिल मिल रहा है तो उसकी वजह से क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी कि एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉफिक होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना सकती है बच्चों। आगे बात समझ में? तो फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी अपन बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन काफी सिंपल लेवल की होती है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स या पार्ट्स इनके अंदर आपको नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वास्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम आपको इनके अंदर नहीं मिलेंगे बच्चों। देन थैलोइड, एक वर्ड का मीनिंग हमें पता होना चाहिए बच्चों। थैलोइड का मतलब क्या है? ऐसी बॉडी जो स्टेम्स, रूट्स, लीव्स इनके अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं हो, है ना। एक अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड मास आपको दिख रहा है। हाँ, ग्रीन चीज तो दिख रही है, लेकिन इस ग्रीन चीज में आप बता नहीं पा रहे हो। एक पौधे जैसी चीज दिख तो रही है, प्लांट जैसी चीज, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हो कि यार इसमें रूट कौन सी है, इसमें स्टेम कौन सी, इसमें लीव्स कौन सी है। तो वो जो मास ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू कहलाएगा बच्चों, दैट विल बी अ थैलोइड मास। थैलोइड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम उसको कंसिडर करेंगे वहां पर। ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस इनमें होगा। और मेनली आपको एक्वेटिक, अब लार्जली एक्वेटिक इसका मतलब एक्सेप्शनली, ऐसा नहीं कि एक्सक्लूसिवली ये एक्वेटिक हो, लेकिन हाँ मेजॉरिटी ऑफ द एल्गी आपको एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलेगी। उसमें भी दोनों तरह की एल्गी आपको देखने को मिलेगी, फ्रेश वाटर एल्गी भी और मरीन वाटर के अंदर भी आपको ये मिल जाएगी बच्चों। इसके अलावा और कहां ग्रो हो सकती है बच्चों? मॉइस्ट स्टोन्स के ऊपर ग्रो कर सकती है, सॉइल में तो ग्रो करती है, इनफैक्ट वुड के ऊपर भी ये ग्रो कर सकती है। और वुड के ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं। इसका बहुत टिपिकल एग्जांपल अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, है ना। तो आप लोग जो अभी लाइव क्लासेस में हैं, आप सोचकर बताओ कि मैंने कहां पर इस पॉइंट को डिस्कस किया है। जो अभी इस समय लाइव क्लास में प्रेजेंट बच्चे हैं, जवाब दो मेरे को कि ये चीज हमने कहां पढ़ी। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया जहां पर जनरली एल्गी वुड पर ग्रो करती है। एक हिंट दे रहा हूं, किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ, किसी और किंगडम के ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर वहां पर ग्रो करती है ना। तो एक बार सोचकर बताओ आप कि हमने वो चीज कहां पढ़ी थी और मैं किसकी बात कर रहा हूं। बाकी जितने आगे पढ़ते हैं हम, जवाब दो, सोचो और जवाब दो। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई एंड एनिमल्स लाइक ऑन स्लॉथ बेयर। इनफैक्ट एनिमल्स के सरफेस पर भी कई जगह पर ये ग्रो करती है, स्लॉथ बेयर के, है ना, फरी सरफेस होता है उसके ऊपर। और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, अब इससे बड़ा हिंट तो कुछ भी नहीं हो सकता, कि ऑलरेडी आपके सामने विजिबल है बच्चों। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन मैंने आपको बताई थी फंजाई के साथ। लाइकन बताया थी, नहीं बताया कि पेड़ के तनों पर उगती है लाइकन, और पेड़ का तना, स्टेम किसका बना होता है? वुड का ही तो होता है भाई, वुड ही तो है वो, उसी से तो हमें वुड मिलती है दूसरे कामों के लिए, है ना। तो वो एक एग्जाम्पल, लाइकन एक एग्जाम्पल है जहां पर जनरली आपको पेड़ों के तनों पर यानी कि वुड के ऊपर ये मिलेगी उगती हुई। इनफैक्ट कहीं पर कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हो बारिश में भीगा हुआ काफी समय तक, तो वहां पर भी कई बार एल्गी इनफैक्ट लाइकन ग्रो कर जाती है बच्चों।
द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल्वॉक्स। अब ये एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं, है ना, लाइक कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल्वॉक्स टू फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। एग्जांपल्स के साथ साथ डायग्राम भी हमें सारे देखने, आगे डायग्राम है बच्चों, वहां पर हम देख लेंगे इनके बारे में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल बताओ, याद रखना बच्चों, वॉल्वॉक्स फिलामेंटस का पूछा जा सकता है, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा उसमें हमें याद रखने होंगे। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, ये तो चीजें हमें याद रखनी है, जो फैक्ट है वो याद करने पड़ते हैं। अ फ्यू ऑफ द मरीन फॉर्म्स सच एज कैल्प्स फॉर्म मासिव प्लांट बॉडीज बच्चों, है ना, कैल्प्स कई फीट तक लंबे लंबे मांस बनाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, मरीन एनवायरनमेंट में मिलते हैं। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मीन से भी, असेक्सुअल मीन से भी और सेक्सुअल मेथड। जब अपन अभी स्पेसिफिक ग्रुप्स पढ़ेंगे बच्चों, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तो वहां पर ये तीनों मेथड स्पेसिफिकली हमें याद करने हैं कि भाई ग्रीन एल्गी में वेजिटेटिव मेथड कौन सा, सेक्सुअल कौन सा, सेक्सुअल कौन सा, इस तरीके से तीनों ग्रुप्स में हम अलग अलग याद करेंगे, ठीक। वेजिटेटिव reproduction is by fragmentation. Each fragment develops into a thallus. फ्रेगमेंटेशन की ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में ही मैंने आपको समझाया है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी इसकी बात हुई थी बच्चों। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें यदि किसी ऑर्गेनिज्म का एक बॉडी पार्ट ब्रेक ऑफ होकर अलग हो जाए, तो उस जो ब्रेक ऑफ पार्ट हुआ है, जो अलग हो गया है, ब्रोकन पार्ट है बच्चों, उससे भी एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है। तो यहां पर यदि थैलस का कुछ पार्ट अलग हो जाए एल्गी की थैलस से, यानी कि बॉडी से, तो वो फ्रेगमेंट भी एक नई एल्गी बना लेता है। उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे बच्चों? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में रखेंगे। तो जनरली एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इस तरीके से होता है। फिर बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी जनरल बात हो रही है ओवरऑल पूरी एल्गी के बारे में, फिर स्पेसिफिकली ग्रुप वाइज भी हम बात करने वाले हैं, ठीक। Asexual reproduction is by the production of different types of spores, the most common being the zoospores. Zoospores की ऑलरेडी बात हो चुकी है बच्चों, और मैंने आपको समझाया था, फंजाई में भी हम जूस्पोर्स देख चुके हैं। मैंने आपको बोला था वहां पर जहां पर भी जूस्पोर्स आ जाएंगे, यानी कि जू वर्ड लगा हुआ होगा स्पोर के आगे, यानी कि वो मोटाइल स्पोर है। और मोटिलिटी स्पोर्स में किसकी मदद से होती है? फ्लैजिला की मदद से होती है। जहां पर भी जूस्पोर आ जाए और कोई आपसे पूछे इनमें फ्लैजिला होंगे या नहीं होंगे, आंख बंद करके बोल देना हाँ होंगे साहब, है ना, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। समझे? क्लियर और नॉट? तो asexual reproduction is by the production of different types of spores, the most common being the zoospores. They are flagellated, motile and on germination give rise to new plants. ठीक। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। रिप्रोडक्शन के मेथड्स पूछे जाते हैं बच्चों, याद रखने, स्टार मार्क कर लेना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स, है ना, ये तो सभी को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमीट्स के फॉर्मेशन और फ्यूजन के बिना पॉसिबल नहीं है। These gametes can be flagellated and similar in size as in Eulothrix, or non-flagellated, that is non-motile, but similar in size as in Spirogyra. ऑलरेडी मैं आपको होमोगेमी हेटेरोगेमी समझा चुका हूं, आइसोगेमस कंडीशन समझा चुका हूं बच्चों में, है ना। तो आइसोगेमस कंडीशन हमने पढ़ी थी, एनाइसोगेमस कंडीशन पढ़ी थी। आइसोगेमस कंडीशन हमने किसको बोला था? जब दोनों गेमीट्स एक जैसे होते हैं दिखने में, आप देखकर बता नहीं सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो फिर उस कंडीशन को, उस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों? आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो कंडीशन होमोगेमी भी कहलाती है। क्लियर? अब आइसोगेमस में एल्गी में दोनों कंडीशन देखने को मिलती है। कुछ जगह पर लाइक इन यूलोथ्रिक्स दोनों के दोनों गेमीट्स जो हैं वो क्या होते हैं बच्चों? मोटाइल होते हैं, यानी कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, है ना। एग्जांपल याद रखना यूलोथ्रिक्स में। तो यूलोथ्रिक्स में आपको आइसोगेमी विद मोटाइल गेमीट्स मिलेगी। यूलोथ्रिक्स में आपको आइसोगेमी विद मोटाइल गेमीट्स मिलेगी। स्पाइरोगायरा में आपको आइसोगेमी विद नॉन मोटाइल गेमीट्स मिलेगी। ये याद रखना है बच्चों। तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में अब दो चीजें हो गई। एक तो ये दोनों फिलामेंटस फॉर्म्स हैं, तो ऐसे याद रखो कि यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा दोनों फिलामेंटस भी हैं और दोनों में आइसोगेमी मिलती है। दो फीचर्स कॉमन हो गए इन दोनों के लिए, ऐसे इजीली याद रख पाओगे। और फिर आइसोगेमी में डिफरेंशिएट कर लो आप कि यूलोथ्रिक्स में मोटाइल गेमीट्स और स्पाइरोगायरा में नॉन मोटाइल गेमीट्स देखने को मिलते हैं। आसान हो गया थोड़ा सा याद करना। तो इस तरह से हमें चीजें याद रखनी है बच्चों। अब याद तो करना पड़ेगा। बॉटनी इसीलिए बच्चों को थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल भी लगती है, हल्की सी बोरिंग भी लगती है और दिक्कत भी आती है, क्योंकि बॉटनी में बच्चों फैक्ट्स रिलेटिवली ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू जूलॉजी। जूलॉजी में समझने का पार्ट रिलेटिवली ज्यादा होता है, रटने की चीजें कम होती है, इसीलिए आपको जूलॉजी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है
है ना, लगती नहीं लगती। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको जूलॉजी ज्यादा अच्छी लगती है या बॉटनी ज्यादा अच्छी लगती है, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? मेजॉरिटी का जवाब यही होता है कि सर जूलॉजी ज्यादा अच्छी लगती है। भाई अभी तो मैं पिछले 12 सालों से पढ़ा रहा हूं, लगातार हर साल बच्चों से पूछता हूं, हर बच्चा ये कहता है सर इजी भी जूलॉजी लगती है और अच्छी भी लगती है, और बॉटनी रिलेटिवली हार्ड भी लगती है और इतनी अच्छी भी नहीं लगती। उसका रीजन यही है कि बॉटनी में आपको चीजें याद करने में जोर आता है और इसलिए आपका दिमाग खराब होता है, इसलिए आपको वो अच्छी भी नहीं लगती है। लेकिन करना तो है, हमें डॉक्टर बनना है क्योंकि, और डॉक्टर बनना है तो नीट एग्जाम क्रैक करना होगा, और नीट एग्जाम में ये हमारी मजबूरी है कि जो सब्जेक्ट हमारे मेडिकल में आगे काम नहीं आने वाले, पेड़ पौधे काम नहीं आने वाले, उनको भी पढ़ना और लिखना जरूरी है, याद करना जरूरी है। तो कोई बात नहीं, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, हमें तो डॉक्टर बनना है साहब। डॉक्टर बनने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। मैंने भी किया था तभी बन पाया, तो आपको भी करना है, ठीक, और हम करवा कर रहेंगे। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीशीज ऑफ यूडोरिना। एक और एग्जांपल नया आ गया बच्चों, अभी तक ये एग्जांपल आया नहीं था, तो अब एक और एग्जांपल ऐड कर लो। एनाइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें देखने को मिलेगा? आपको यूडोरिना एल्गी के अंदर देखने को मिलेगा, है ना। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड oogamous लाइक इन वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। अब यहां पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, यहां पर एनसीईआरटी ने क्या बोला, और ये पहले भी आया पॉइंट, oogamie। oogamie में जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गैमेट होता है छोटा होता है, मोटाइल होता है ना। अब यहां पर चक्कर क्या पड़ता है कि सर ये एनाइसोगेमी भी तो है, दोनों गेमिट्स को आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो देख के कि भाई फीमेल गेमिट बड़ा है, नॉन मोटाइल है, जो मेल गेमिट है छोटा है, और मोटाइल है बच्चों। लेकिन इसको स्पेसिफिकली आप कह सकते हो कंसेप्चुअली ये भी एनाइसोगेमी ही है। oogamie को आप एक तरीके से टाइप ऑफ एनाइसोगेमी कह सकते हो, लेकिन यहां पर हम स्पेसिफिक हो गए। कुछ जगह पर यह कंसेप्ट भी माना जाता है कि भाई यदि या एनाइसोगेमी और आइसोगेमी के लिए कि भाई उनमें दोनों या तो नॉन मोटाइल हो या दोनों मोटाइल हो, तो फिर उस कैटेगरी में रखते हैं। यदि एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल है तो फिर हम, जिसमें यूजुअली फीमेल गेमिट नॉन मोटाइल होता है, तो फिर हम उसको oogamie वाली कैटेगरी के अंदर रख देते हैं। तो सिंपल वे में और ज्यादा कंसेप्चुअल क्या होगा, आप ऐसे याद रखो कि भाई oogamie भी एक तरह की अनाइसोगेमी है, टाइप ऑफ, मतलब अनाइसोगेमी का इनफैक्ट उल्टा बोले तो ज्यादा बेटर है कि अनाइसोगेमी में एक टाइप oogamie है बच्चों, क्लियर। लेकिन जहां पर oogamie है वहां पर स्पेसिफिकली हम अनाइसोगेमस की जगह वर्ड oogamous यूज करते हैं। तो वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में यदि कोई आपसे पूछे कि भाई किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, और यदि ऑप्शंस में oogamie भी है, अनाइसोगेमी भी है, हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? डेफिनेटली oogamous कंडीशन को देंगे। लेकिन बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शंस में आपको oogamie ना मिले, तो फिर हमारी सेकंड प्रायोरिटी क्या हो जाएगी बच्चों? वहां पर एनाइसोगेमी हो जाएगी। oogamie यदि ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम अनाइसोगेमी को करेक्ट करेंगे वहां पर। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज। अब यहां पर कुछ फायदे आपको एल्गी के बताए जा रहे हैं बच्चों। क्या क्या फायदे हैं ये सब याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बच्चों आपसे, है ना। ये सारे पॉइंट्स जो मैं यहां पर 3 स्टार मार्क कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली बनते हैं। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ। अब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मतलब क्या है? क्वेश्चन घूमकर भी बन सकता है इनडायरेक्टली, यहां पर इनडायरेक्टली पूछ रही है एनसीईआरटी कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मोर देन 50% या ऑलमोस्ट 50% ऑन द अर्थ कौन कर रहा है? अब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने से मीनिंग क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मदद से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज बना रहे हैं, प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं जिसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलती है। यहां पर जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ग्लूकोज के फॉर्म में फिक्स किया जा रहा है, वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप पढ़ते हो ना 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O, ये पूरा का पूरा C6H12 O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। पढ़ते नहीं पढ़ते? हम पढ़ते हैं ना, ये पूरा रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं कि वी आर फिक्सिंग CO2 इनटू ग्लूकोज, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो कभी भी आपसे कहा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्या होता है, सिंपल सा मीनिंग है कि वो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस को ही इनडायरेक्टली पूछ रहा है। डायरेक्ट टर्म क्या हो जाएगा इसके लिए? फोटोसिंथेसिस बच्चों। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहां से, एक तो ये लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं एग्जाम के अंदर कि भाई 50% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ कौन करता है, हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ कौन करता है, एल्गी करती है। या डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई 50% ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ
कौन से प्लांट्स कर रहे हैं? एल्गी कर रहे हैं। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका होता है और इतना बड़ा इनका हम कह सकते हैं कि भाई प्रोपोर्शन है प्लांट किंगडम के अंदर, यदि बाय मास हम बात करें तो। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, तो जब इतना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो जहां भी जिस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में एल्गी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही होगी उसके आसपास के एनवायरनमेंट में, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में यानी कि पानी में ऑक्सीजन का लेवल भी ज्यादा होगा, तो वहां पर दूसरे ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल भी ज्यादा इजी और ज्यादा अच्छे से हो पाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो पूछ लेना बीच में, वैसे आएगा नहीं डाउट। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके दिमाग में जो डाउट आते हैं, है ना, मैं जब पढ़ाता हूं बच्चों और पढ़ाने के पहले जब मैं आप लोगों के लिए नोट्स या पॉइंट्स तैयार करता हूं, है ना, पढ़ के देखो हर टीचर को आना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि कभी भी पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। तो जब मैं आपको पढ़ाने की तैयारी करता हूं तो मैं इस तरह से सोचता हूं कि यदि मैं स्टूडेंट होता और मुझे सर ये पॉइंट समझा रहे होते जो मैं आपको समझाने वाला हूं, तो मेरे दिमाग में क्या क्वेश्चन आता। तो ऑलरेडी मेरी कोशिश रहती है कि जो जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं, मैं कई बार आपने नहीं देखा है, मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपके दिमाग में ये क्वेश्चन इस समय आना चाहिए था, वो इसीलिए कहता हूं कि आपके दिमाग में एक्चुअली क्वेश्चंस आते ही नहीं है। मैं तो मेरे समय बहुत क्वेश्चंस पूछता था बच्चों, मेरे दिमाग में आते थे। हाँ, मेरी बस ये आदत थी कि जो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आते थे मैं जनरली हाथों हाथ नहीं पूछता था। पहले मेरी कोशिश रहती थी कि मैं अपने लेवल पे उन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढूं, नहीं मिल पाता था तो मैं पूछता था। इससे ये होता था कि मेरे दिमाग की ग्रोथ ज्यादा अच्छे से होगी यदि मैं कोशिश करूंगा जवाब ढूंढने की। आप डायरेक्ट टीचर से पूछ लोगे हर क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग की ग्रोथ उतनी नहीं होगी बच्चों, है ना। और एक और फायदा मिलता है कि ठीक है कि टीचर से आप जहां 10 सवाल पूछने वाले थे, जनरली बच्चों आप कोशिश करोगे तो यदि आपके 10 सवाल हैं तो कम से कम 6-7 सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कोशिश करने पे। सिर्फ 2-3 सवाल ही ऐसे होंगे जिसमें आपको आपके टीचर की मदद लगेगी। तो ये प्रैक्टिस डेवलप करो, क्वेश्चंस अराइज होने चाहिए आपके दिमाग में, और हो तो उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करो, नहीं मिले तो फिर टीचर से भी पूछो, तभी आपका दिमाग ग्रो करेगा बच्चों। तो दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे बच्चों हम। तो फूड साइकिल में क्या होता है कि जनरली पहले एक हर्बीवोर जो है वो प्लांट मटेरियल को ऊपर फीड करता है और फिर ऊपर पूरी फूड साइकिल, फूड चेन चलती है बच्चों। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी ऑर्गेनिजम्स इस धरती पर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सन की एनर्जी को फिक्स तो यही कर रहे हैं और वहीं से फिर एनर्जी का फ्लो हो रहा है आगे बच्चों। तो इसीलिए प्लांट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस अल्टीमेटली खाना पूरी धरती पर उन्हीं से मिल रहा है हमें। हर्बीवोर्स को डायरेक्टली उनसे मिल रहा है, और कार्निवोर्स जो होते हैं वो जब हर्बीवोर्स पे फीड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी उनको प्लांट से मिली थी हर्बीवोर्स को, वही एनर्जी का ट्रांसफर फिर कार्निवोर्स के अंदर हो रहा है। तो कुल मिलाकर प्लांट्स जो खाना बना रहे हैं वही ऊपर फूड चेन में ट्रांसफर होता है फ्रॉम हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स। यदि प्लांट्स खत्म तो हर्बीवोर्स खत्म, हर्बीवोर्स खत्म तो कार्निवोर्स खत्म, पूरी दुनिया खत्म, जिंदगी खत्म, टाटा बाय बाय, है ना, कोई नहीं बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स के ऊपर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है, सारे ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट हैं बिकॉज ऑफ देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। और क्योंकि इस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी का 50% एल्गी कर रही है, तो कहीं ना कहीं फूड साइकिल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस बना रही नहीं बना रही, यहीं से, इनसे ही चालू होती है मोस्ट ऑफ द फूड साइकिल्स, या हम कह सकते हैं काफी फूड साइकिल्स बच्चों। मेनी स्पीशीज, अब अगेन एग्जांपल्स आगे बच्चों, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सर्गेसम are among the 70 species of marine algae used as food। एल्गी को डायरेक्टली भी बच्चों, ह्यूमंस की अब यहां पर बात हो रही है, हम इंसान, हम ह्यूमंस काफी एल्गी को डायरेक्टली फूड के फॉर्म में यूज करते हैं। मरीन एल्गी की करीब 70 स्पीशीज को हम खाने के फॉर्म में किसी न किसी फॉर्म में यूज करते हैं अलग अलग देशों में बच्चों। ये जो 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी है जिनको खाने के फॉर्म में यूज किया जाता है, एक तो यहां पर ये फैक्ट याद रखना है कितनी स्पीशीज यूजुअली एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट इस समय एज फूड यूज हो रही है मरीन एल्गी की, 70, है ना। किसकी बात कर रहे हैं? मरीन एल्गी की बात कर रहे हैं, यहां पर फ्रेश वाटर एल्गी की बात नहीं हो रही। तो ये जो 3 एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सर्गेसम, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली मरीन एल्गी एज फूड। तो यहां से 2 इंफॉर्मेशन मिल रही है इन तीनों एग्जांपल्स के बारे में। एक तो ये तीनों मरीन एल्गी है, ध्यान रखना, फ्रेश वाटर एल्गी नहीं है ना, ध्यान रखना। जनरली आप क्या करते हो, मेन चीज पे याद रख लो तो कि यार इनको फूड के फॉर्म में यूज करते हैं, ये भूल जाते हो कि मरीन एल्गी थी या फ्रेश वाटर थी। क्वेश्चन वैसे भी बन सकता है
कि भाई ये मरीन एल्गी का एग्जांपल है, फ्रेश वाटर का हमें याद रखना है, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सर्गेसम दे आर मरीन एल्गी, और ये खाने के फॉर्म में काम में ली जाती है फ्रीक्वेंटली। Certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrocolloids, water holding substances. Example, algin from brown algae, carrageen from red algae, which are used commercially। बच्चों तो जैसे आइसक्रीम वगैरह बनती है बच्चों, कमर्शियल लेवल पे जब आइसक्रीम वगैरह बनती है तो इनमें जो एक वो होता है ना, एक पल्पीनेस हम क्या है, चिकनाई हम कह सकते हैं बच्चों, और इजिली मेल्ट नहीं हो, है ना। आपने देखा होगा, एक डिफरेंस आपने जरूर नोट किया होगा, अभी तो यूजुअली सब मार्केट की आइसक्रीम यूज करने लग गए बच्चों, लेकिन हम जब छोटे थे तो हमें मार्केट की आइसक्रीम बहुत कम मिलती थी। जनरली मम्मी घर पे आइसक्रीम जमाती थी, है ना, फ्रिज के अंदर, और बीच बीच में कभी कभार बाजार की आइसक्रीम भी खाने को मिलती थी। तो दोनों आइसक्रीम्स में एक डिफरेंस आपने नोट किया होगा, जो घर पर आइसक्रीम बनती है बच्चों, जब तक फ्रिज में ठीक है जम जाएगी, उसको जमने में भी टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसको बाहर निकालोगे मेल्ट बहुत तेजी से होती है इन कंपैरिजन टू दोज आइसक्रीम्स जो आप बाजार से लेकर आते हो, डब्बा बंद लेकर आते हो बच्चों। कारण उनके अंदर जो बाजार से आप लेकर आ रहे हो हाइड्रोकोलॉइड्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पानी को होल्ड करके रखते हैं, छोड़ते नहीं है ना, और चिकनाहट भी होती है उनके अंदर। फॉर एग्जांपल एल्जिन, केराजीन, ये जो सब्सटेंसेस के नाम है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। एल्जिन ब्राउन एल्गी से मिल रहा है, केराजीन हमें रेड एल्गी से मिल रहा है। तो कमर्शियली इनको यूज किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। कॉमन सा एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो वो जो आइसक्रीम्स इतनी इजीली मेल्ट नहीं होती है बाजार की, उनमें एक कारण इनका भी होता है बच्चों। आ रहा है समझ में? क्लियर है ना। प्रैक्टिकल चीजों से आप अपने सब्जेक्ट को जोड़ लोगे बच्चों तो चीजें आसान हो जाएगी। दोनों एग्जांपल्स याद रखने हैं, एल्जिन केराजिन किससे मिलते हैं, और हाइड्रोकोलॉइड का मीनिंग पता होना चाहिए, दीज आर हाइड्रोकोलॉइड्स। अगर भी बोलते हैं इसको, और सिंपल अगर भी बोलते हैं। वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया बच्चों, दीज आर रेड एल्गी। अगेन ये दोनों क्या हैं, दीज आर रेड एल्गी। तो इन दोनों से हमें क्या मिलता है बच्चों, अगर सब्सटेंस मिलता है, यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशंस। अगेन आइसक्रीम जेलीज में ये भी यूज होता है, ये भी एक तरीके का वही स्लाइमी सब्सटेंस है बच्चों, पानी को होल्ड करके रखता है। इसको हम आपने अभी तो नहीं देखा होगा, खैर बायोलॉजी लैब में गए होंगे तो डेफिनेटली आपने देखा होगा, वहां पर कुछ पेट्री डिशेज रखी रहती है बच्चों, है ना, जिसके ऊपर अपन क्या ग्रो करते हैं, माइक्रोब्स को ग्रो, बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो करते हैं। पर्टिकुलरली जब आप डॉक्टर बनने की तैयारी, मतलब एमबीबीएस में जाओगे बच्चों, मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तो वहां पर एक सब्जेक्ट आएगा माइक्रोबायोलॉजी, सेकेंड ईयर में आता है। और वो जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट आएगा, वहां पर आपसे ये कॉलोनीज ग्रो करवाई जाएगी, है ना। तो वहां पर कल्चर प्लेट्स होती है बच्चों, कल्चर प्लेट्स नॉट पेट्री डिश, कल्चर प्लेट्स होती है बच्चों। जो कल्चर प्लेट्स होती है, उन कल्चर प्लेट्स में जो मीडियम भरा होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम, दैट इज अगर। यूजुअली जो यूज होता है कल्चर प्लेट्स के अंदर, दैट इज अगर बच्चों। मैंने गलती से पेट्री डिश बोला था, वो वर्ड टर्म हटा देना, वो यूज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कल्चर प्लेट्स के अंदर अगर मीडियम यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम होता है जिसके ऊपर बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो किया जाता है। तो वो अगर भी हमें किससे मिल रहा है, एल्गी से मिल रहा है। कौन सी एल्गी से मिल रहा है, रेड एल्गी से मिलता है। एग्जांपल्स ऑफ दोज रेड एल्गी जिनसे हमें अगर मिलता है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इस अगर से कैसे कल्चर प्लेट्स के ऊपर न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया जाता है, ये हम पढ़ेंगे कहां पर, बायोटेक्नोलॉजी में, जब मैं वहां पर आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस समझाऊंगा, वहां पर बताऊंगा बच्चों। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस होता है बच्चों, ये अगेन पानी को होल्ड करता है, इसीलिए जेलीज की कंसिस्टेंसी आपने देखी है ना, जेली कैसे लगती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल सी भी होती है, और यही लगता है कि किसी ने पानी को थैली में होल्ड करके रख रखा हो पॉलिथीन के अंदर। तो वो हाइड्रोकोलॉइड्स की वजह से, हाइड्रोकोलॉइड नेचर की वजह से। आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। देखो मेरी कोशिश रहती है कि बहुत इंटरेस्टिंग करके प्रैक्टिकल लाइफ, डे टू डे लाइफ के साथ चीजें जोड़ के आपको समझाऊं, क्योंकि जब हम किसी चीज से कनेक्ट कर देंगे इनको, तो चीजें लंबे समय तक याद रहेगी बच्चों आपको। तो मुझे तो ये महसूस होता है कि भाई आपको इससे डेफिनेटली फायदा मिलता होगा, इसीलिए मेहनत करता हूं इस तरीके की। आपसे भी बच्चों मैं जानना चाहूंगा कि भाई क्या आपको कुछ डिफरेंस लगता है, नहीं लगता, जब आप यहां पर हमसे नहीं पढ़ रहे थे, आप खुद या कहीं और पढ़ रहे थे बच्चों, तो उस पढ़ने में और इस पढ़ने में कुछ डिफरेंस है या नहीं है ना। तो क्योंकि देखो हमें भी मजा आता है फिर मेहनत करने में, जब ये पता ही नहीं चल रहा कि यार आपको फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, तो फिर मजा नहीं आता। हाँ, लेकिन जब हमें पता चलता है कि यार हमारी मेहनत से आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो फिर मजा आता है।
तो बताते रहा करो कि सर के हाँ कि भाई इस तरह से पढ़ाना हमें अच्छा लगता है, या इस तरह से जो आप कर रहे हो इसको ऐसे कर दो सर, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो बताओ, जो चीज अच्छी लग रही है ये बताओ अच्छी लग रही है, और जो नहीं लग रही वो ये भी बताओ नहीं लग रही है। तभी हम भी इंप्रूव कर पाएंगे और आपको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है कि भाई आप डॉक्टर बनो, मैं तो बन चुका हूं, तो मुझे तो अब रिक्वायरमेंट है नहीं न पढ़ने की न पढ़ाने की, लेकिन फिर भी क्यों पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वालिटी कंटेंट मिले और आपके डॉक्टर बनने की राह आसान हो। और वो कब होगी, जब हम आपको अच्छा पढ़ा पाएंगे। और हम आपको कब अच्छा पढ़ा पाएंगे, जब आप हमारी अच्छाई को अप्रिशिएट करो और हमारी कमियों को आप हमें बताओ कि सर यहां पर हमें दिक्कत आती है, आप क्या इसको चेंज कर सकते हो, तो डेफिनेटली हम चेंज करेंगे बच्चों, ठीक है। क्लोरेला एक और एग्जांपल आ गया यहां पर। अ यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन्स इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। तो फूड के फॉर्म में बहुत सारी एल्गी काम में आ रही है। अभी अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए बच्चों, ऊपर पोरफायरा भी देखा, सरगेसम, लेमिनेरिया की हमने बात करी है ना, उसमें एक और जुड़ गया आपका क्लोरेला। लेकिन क्लोरेला के बारे में आपसे यहां पर अब दो चीजें हैं, एक होता है फूड, एक होता है फूड सप्लीमेंट, है ना। फूड जनरली जब अपन फूड की बात करते हैं बच्चों, तो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर नॉट कंसंट्रेटेड, दे आर नॉट कंसंट्रेटेड। आपको यूजुअली सभी न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग परसेंटेज मिलेगा और मॉडरेट अमाउंट में मिलेगा। जब अपन किसी चीज को फूड सप्लीमेंट टैग कर देते हैं कि यार ये फूड सप्लीमेंट है, तो जनरली बच्चों फूड सप्लीमेंट के अंदर आपको कोई ना कोई न्यूट्रिएंट या कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिलते हैं और कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि उस चीज का मास रिलेटिवली, मास एंड वॉल्यूम कम होगा, क्वांटिटी कम होगी, लेकिन उस कम क्वांटिटी में दूसरे फूड मटेरियल्स के कंपैरिजन में न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट ज्यादा होगा। अब जो स्पेस ट्रेवलर्स हैं, क्योंकि अपने साथ वो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ फूड नहीं ले जा सकते, तो वो ऐसे फूड सप्लीमेंट्स लेकर जाते हैं जिनमें कम खाकर भी उनको ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाए, और उसका एक एग्जांपल है क्लोरेला। इसीलिए इसको फूड की कैटेगरी में न रख के फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी में रखा है बच्चों। आगे बात समझ में, तो थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है ना, क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड एल्गी है, तो मास कम होगा, साइज कम होगी, लेकिन किसमें रिच है, मैंने क्या बोला, फूड सप्लीमेंट किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होता है, ये प्रोटीन रिच है। तो जितना प्रोटीन, एक में सिंपल एग्जांपल अपन ले लेते हैं, यूनिट मास की बात कर लेते हैं कि भाई 1 ग्राम क्लोरेला में जितना प्रोटीन होगा, जो नॉर्मल फूड आइटम्स होते हैं उनसे कब मिल पाएगा हमें, शायद जब हम वो 25 ग्राम खाएं या 10 ग्राम खाएं। तो ऑलमोस्ट 10 to 20 टाइम्स ज्यादा प्रोटीन है इसके अंदर इन कंपैरिजन टू नॉर्मल फूड आइटम्स। तो दूसरे फूड आइटम्स के कंपैरिजन में हम सिर्फ 10% अमाउंट मास बाय मास अपन क्लोरेला का खा लेंगे, तो अपने को उतना ही प्रोटीन मिल जाएगा जो 10 गुना ज्यादा खाना खाने से हमें मिलता है। तो कम क्वांटिटी कैरी करनी पड़ेगी आपको इस फूड सप्लीमेंट। दीज आर फूड सप्लीमेंट्स, क्लियर, गॉट इट। तो याद रखना है। नाउ द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं बच्चों इनको हम, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, है ना। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, क्लोरोफाइसी की। चलो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफाइसी की। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। क्लोरो वर्ड जहां भी आ जाए ना बच्चे, इट रेफर्स टू ग्रीन। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, तो तीनों तरह की आपको एल्गी इसमें मिल जाएगी, मेंबर्स मिल जाएंगे। यूनिसेलुलर में मिल जाएगी, कॉलोनियल भी मिल जाएगी और फिलामेंटस भी मिल जाएगी। They are usually grass green due to the dominance of pigments chlorophyll A and B. और यही क्लोरोफिल A और B हमें किसमें देखने को मिलते हैं बच्चों, हायर प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो इनमें आपको वो पिगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो हायर प्लांट्स में होते हैं। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो वही सभी प्लांट्स में आप पढ़ते हो बच्चों, आपको पता है अपन प्लांट्स की सेल का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग हो सकता है, डिस्कोइड हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, कप शेप्ड हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, रिबन शेप्ड हो सकते हैं। डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। ये किस स्पीशीज में, कुछ जो पर्टिकुलर एग्जांपल आपको शेप के साथ एसोसिएट हम करते हैं। पहले तो हर साल सेल बायोलॉजी में पढ़ाते थे बच्चों, है ना, मैं अभी भी पढ़ा देता हूं जनरली।
जब हम सेल बायोलॉजी में सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे और वहां पर जब हम प्लास्टिड्स की बात करेंगे और वहां पर जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे बच्चों, तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट में अपन शेप वाइज एक एक दो एग्जांपल्स प्लांट किंगडम के याद करेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर शेप का क्लोरोप्लास्ट किस प्लांट में मिलता है, ये पर्टिकुलर शेप का किस में मिलता है ना। अब उसकी सिग्निफिकेंस रिलेटिवली कम हो गई है क्योंकि अब उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, पहले आते थे एनसीईआरटी के बाहर से, अब नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमें जहां जरूरत लगेगी हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ लेंगे। तो ये जो शेप के बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं, दे विल कम इन सेल बायोलॉजी, जब सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे बच्चों। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनोइड्स, याद रखना है ये टर्म। पायरिनोइड्स क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल के को हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, या स्टोरेज फूड मटेरियल को रिप्रेजेंट करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, कि मतलब इन एल्गी में जो खाना वो स्टोर करके रख रही है वो किस फॉर्म में स्टोर करके रख रही है? पायरिनोइड्स के फॉर्म में। लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। तो पायरिनोइड्स के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिली, क्या क्या याद रखना है अपने को? क्या है पायरिनोइड्स बच्चों? दीज आर स्टोरेज बॉडीज। क्या है? स्टोरेज बॉडीज। किस में मिल रही है? ग्रीन एल्गी। फिर और क्या इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है? कहां पर लोकेटेड होते हैं? ये फ्री नहीं है इन द साइटोप्लाज्म, दे आर लोकेटेड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स के अंदर यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। और इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो, कैसे याद रख सकते हो? भाई खाना जहां बन रहा होगा वहां पर ही स्टोर करना आसान भी तो है। खाना बन कहां रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो फिर वहां पर स्टोर करना भी आसान है। तो ये जो पायरिनेट बॉडीज है इसीलिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर बन रही है, बिकॉज दीज आर स्टोरेज बॉडीज। और क्या स्टोर करके रखते ही है? स्टार्च प्लस प्रोटीन्स। अब स्टार्च प्लस प्रोटीन्स कैसे याद रखोगे? फोटोसिंथेसिस में हमें पता है ग्लूकोज बनता है, और वो जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बन रहा है, जितना काम आ जाता है ठीक है, जो काम नहीं आता उसको प्लांट्स स्टोर कैसे करके रखते हैं? तो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोरेज फॉर्म होता है प्लांट्स में, दैट इज स्टार्च। तो स्टार्च फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का स्टोरेज फॉर्म हो गया, और उसके साथ प्रोटीन्स को ऐड कर देंगे, है ना। जब पायरिनोइड बॉडीज होगी तो एक्चुअली उनको होल्ड करके रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए प्रोटीन्स को यहां पर अटैच किया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बन गई है प्रोटीन्स और स्टार्च की, ये जो प्रोटीन प्लस स्टार्च से बनी हुई बॉडीज, ग्रेन्यूल्स आपको, या हम कह सकते हैं कुछ पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, दीज आर नथिंग बट दीज रिप्रेजेंट पायरिनोइड बॉडीज, है ना। दीज आर पायरिनोइड्स, याद रखना बच्चों। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। फैट्स के फॉर्म में भी आपको स्टोरेज फूड मिल सकता है, लेकिन मेजॉरिटी में पायरिनोइड्स मिलते हैं, कुछ में आपको ऑयल ड्रॉपलेट्स भी मिल सकते हैं। तो मेन स्टोरेज फूड ग्रीन एल्गी में प्रोटीन्स प्लस स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ पायरिनोइड्स इनसाइड क्लोरोप्लास्ट हैं। कुछ एल्गी में फैट्स भी स्टोर किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। Green algae usually have a rigid cell wall made up of an inner layer of cellulose and an outer layer of पेक्टोज। बच्चों है ना, दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, याद रखना है। डबल लेयर्ड सेल वॉल हो गई, अंदर सेल्यूलोज बाहर पेक्टोज होता है बच्चों। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय, ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि जनरली मेजॉरिटी ऑफ द एल्गी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन से होता है, जिसमें आइसोगेमी भी मिलती है, अनाइसोगेमी भी मिलती है, और स्पेसिफिकली ooगेमी भी देखने को मिलती है बच्चों, है ना। तो जनरली तो ग्रीन एल्गी में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा बच्चों, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। अब यहां पर क्योंकि देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज सच एक ही होते हैं बच्चों, लेकिन एनसीईआरटी ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी और यहां पर भी इनको डिफरेंशिएट कर रखा है। मेनली स्पोर फॉर्मेशन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाल रखा है, और इसके अलावा जो फ्रेगमेंटेशन वगैरह इनको वेजिटेटिव में डाल रखा है बच्चों। अब यहां पर लेकिन गड़बड़ कर दी फिर एनसीईआरटी ने। यहां पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पॉइंट दे रखा है उसमें कह दिया भाई फ्रेगमेंटेशन से होता है, लेकिन साथ में स्पोर से भी हो सकता है। बट बच्चों हम क्या करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन हमें याद तो रखनी है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे हम? हमेशा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन को। मान लो हमें एक चुनना है कि एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है या स्पोर फॉर्मेशन से, आप किसको प्रेफरेंस दोगे बच्चों? फ्रेगमेंटेशन को दोगे, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन स्पेसिफिकली जब हम बात कर रहे हैं, यदि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक मानो तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, फिर तो आप बोल दो फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन से असेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, दोनों को हम एक मान के चल रहे हैं, सिनोनिम्स, पर्यायवाची। लेकिन जब आप अलग अलग मान रहे हो
तो स्पोर फॉर्मेशन जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और फ्रेगमेंटेशन जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर। आगे बात समझ में क्लियर? द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज considerable variation in the type and formation of sex cells and it may be isogamous, anisogamous or oogamous. यह भी अब मैंने आपको बता ही दिया बच्चों। सम है ना, अच्छा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रह गया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन ज़ूस्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया वर्ड ऑलरेडी फंजाई में भी पढ़ा चुका हूं बच्चों में, आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्पोरेंजिया की हम बात कर चुके हैं। स्पोरेंजियम की ही बात कई जगह पर आएगी, अभी आगे भी बार बार चलती रहेगी। सिंपल मीनिंग में आपको पहले समझा चुका हूं, स्पोरेंजियम इज नथिंग बट स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर, जिसमें स्पोर बनते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरेंजियम। सिंपल है ना। तो यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल स्पोर से हो रहा है, फ्लैजिलेटेड, जहां पर भी फ्लैजिलेटेड स्पोर्स आ जाएंगे, ज़ूस्पोर वर्ड यूज होता है, तो ज़ूस्पोर्स की मदद से। और ये जो ज़ूस्पोर्स हैं कहां बन रहे हैं? ज़ूस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर में बनेंगे बच्चों। एग्जांपल्स, जो कॉमन एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं बच्चों, क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा, ये एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं। एग्जांपल्स के लिए यदि आपको ट्रिक चाहिए तो बच्चों, वैसे मैं पर्सनली ट्रिक्स में कम बिलीव करता हूं, जितनी ज्यादा ट्रिक्स होगी चीजें याद रखना उतना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का होता है कि भाई हमें तो ट्रिक्स चाहिए, तो भाई जिनको ट्रिक्स चाहिए ही सही, उनके लिए चैनल पे ज्यादातर चैप्टर जहां पर ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है उनसे रिलेटेड ट्रिक्स को हमने डाल रखा है। वीडियोस हैं बच्चों प्लांट किंगडम के भी, आपको वहां पर मिल जाएंगे कि प्लांट किंगडम के एग्जांपल्स को याद करने के लिए कौन सी ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो, उन वीडियोस को आप अलग से देख सकते हो। यहां पर अभी मैं इनके लिए ट्रिक्स डिस्कस नहीं करूंगा, कोशिश करें कि हम बिना ट्रिक्स के इनको याद कर लें बच्चों। फियोफाइसी है ना, द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन मराइन हैबिटेट, मेनली मराइन होती है बच्चों। ब्राउन एल्गी भी इनको कहेंगे, रोडोफाइसी रेड एल्गी है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, तो ये यहां से क्वेश्चन बनेगा नहीं। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स व्हिच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। अभी कैल्प्स की बात हुई थी जनरल पॉइंट्स के अंदर एल्गी की, क्योंकि कैल्प्स बहुत बड़े बड़े मासेस बनाते हैं, कई फीट और मीटर तक लंबे, 100 मीटर तक लंबे मासेस बनाते हैं। वो किसके एग्जांपल्स हैं? फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी के। फिलामेंटस फॉर्म भी देखने को मिलेंगे लाइक एक्टोकार्पस। दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स बच्चों, है ना। तो ये पिगमेंट्स हैं, तो ए और बी आपको ग्रीन एल्गी में देखने को मिल रहे थे, ए और सी स्पेसिफिकली आपको याद रखना है फियोफाइसी में। बाकी कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स की वजह से इनका ब्राउन कलर देखने को मिलता है हमें। They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of the xanthophyll pigment fucoxanthin present in them. तो ये जो fucoxanthin pigment है, which is a type of xanthophyll pigment बच्चों, इसके अमाउंट के बेसिस पर इनमें वेरियस शेड्स, कुछ ज्यादा डार्क ब्राउन, कुछ लाइट ब्राउन, कुछ ग्रीन और ब्राउन का मिक्सचर, ऑलिव ग्रीन। तो क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर आएगा, है ना। ये ज़ेंथोफिल्स हमें वहां देखने को नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो प्योरली ग्रीन थी। अब यहां पर ज़ेंथोफिल्स आगे लाइक फिकोजेंथिन, जिसकी कलर से ग्रीन के साथ दूसरा कलर मिक्स हो रहा है, तो ब्राउनिश कलर आ रहा है, एक तरह से येलो कलर मिक्स हो रहा है। जो यूजुअली कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ज़ेंथोफिल्स होते हैं, येलो कलर के होते हैं। अब जब येलो कलर आप मिक्स कर रहे हो यहां पर, तो आपको रिजल्टेंट कलर ब्राउन मिलेगा। अब ये येलो जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, ब्राउन उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा बच्चों, है ना। इसीलिए डिफरेंट शेड्स क्रिएट होते हैं ब्राउन एल्गी के अंदर। ठीक, फूड इज स्टोर्ड as complex carbohydrates which may be in the form of laminarin or mannitol। वहां पर पाइलिनोइड्स, प्रोटीन प्लस स्टार्च बॉडीज थी बच्चों, यहां पर फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन से फॉर्म में स्टोर हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहे हैं किस फॉर्म में? लेमिनेरिन और मैनिटोल। ये कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल हैं बच्चों, लेमिनेरिन और मैनिटोल, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के। तो यहां पर फूड में मेनली प्रोटीन या फैट्स स्टोर नहीं हो रहे, मेनली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक लेमिनेरिन और मैनिटोल को ये स्टोर करती है। तो स्टोरेज फूड में डिफरेंस आ गया बच्चों। ये जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो लास्ट में एनसीईआरटी ने इस टॉपिक के, एल्गी के टॉपिक के बाद एक टेबल दे रखी है जिसमें तीनों जो है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी यानी कि ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी में मेन डिफरेंसेस कैटेगराइज कर रखे हैं। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वहां से चीजें आपको इजीली याद रह जाएगी। वो भी हम डिस्कस करेंगे और उसको कई बार रिवाइज करेंगे बच्चों। ठीक, the vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin।
अब देखो ग्रीन एल्गी में अंदर सेल्यूलोज बाहर पेक्टोज था, यहां पर भी अंदर तो सेल्यूलोज ही है, बाहर का जो सब्सटेंस है वो चेंज हो गया, दैट इज एल्जिन। तो ग्रीन एल्गी में कंपैरिजन करके पढ़ोगे चीजें आसान होंगी। ग्रीन एल्गी में अंदर सेल्यूलोज बाहर पेक्टोज, यहां पर अंदर सेल्यूलोज बाहर एल्जिन। एल्जिन अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी हाइड्रोकोलोइड है बच्चों। द प्रोटोप्लास्ट है ना जो कमर्शियली यूज होता है, मैंने आइसक्रीम वगैरह का एग्जांपल दिया था तो वहां लिखा था ना एल्जिन किससे मिलता है हमें, ब्राउन एल्गी से। तो वहां पर ब्राउन एल्गी में एल्जिन होता कहां है, सेल वॉल के अंदर होता है। The protoplast contains in addition to plastids a centrally located vacuole and nucleus। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये पूछा नहीं जाएगा। The plant body is usually attached to the substratum by a holdfast and has a stalk, the stipe, and a leaf-like photosynthetic organ, the frond। अब देखो बच्चों, जब धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, तो शुरुआत में सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बना, उससे फिर सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बना, और वहां से फिर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बने, उनमें भी पहले प्लांट्स आए बाद में एनिमल्स आए, है ना। फिर अब जब प्लांट्स का भी इवोल्यूशन चालू हुआ, डेवलपमेंट चालू हुआ, तो ऐसे थोड़ी कि शुरुआत में फ्लावरिंग प्लांट्स बन गए थे, फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत बाद में आए बच्चों। शुरुआत में कौन आई प्लांट्स के अंदर, एल्गी आई, और एल्गी में भी शुरुआत में बिल्कुल थैलोइड सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रीन एल्गी कोई स्टेम रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर तक नहीं थे, उनके जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर तक नहीं थे। अब एल्गी में भी डेवलपमेंट हो रहा है, ब्राउन एल्गी को हम एडवांस्ड एल्गी में डाल सकते हैं, कारण कुछ एल्गी ब्राउन एल्गी में आपको क्या मिलेगा, होल्डफास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। ये होल्डफास्ट रूट के जैसा है, रूट नहीं है, ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्राउन एल्गी में रूट स्टेम लीफ है, मैं ये कह रहा हूं रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको बेस से अटैच करके रखता है, कॉल्ड एज होल्डफास्ट। फिर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज स्टाइप, और फिर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज फ्रॉन्ड। तो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हो रहा है ना, डेवलपमेंट हो रहा है। प्रॉपर रूट स्टेम लीफ तो नहीं बन रही है, लेकिन उनके जैसे स्ट्रक्चर्स बनना यहां पर स्टार्ट हो गए बच्चों। क्लियर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन पे आ गया अपन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि जनरली सारी एल्गी में फ्रेगमेंटेशन से होता है। Asexual reproduction in most brown algae is by biflagellate, again zoospore से, इनमें आपको asexual reproduction देखने को मिलेगा, है ना। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ब्राउन एल्गी में जो जूस्पोर्स हैं, इनमें दो फ्लैजिला मिलते हैं जो अनइक्वल होते हैं, साइज में अलग अलग होते हैं बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से हो सकता है, सेम एज ग्रीन एल्गी, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, oogamie। यूनियन ऑफ गेमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogoneum, oogamous स्पीशीज में जो मेल गेमीट है बच्चों मोटाइल होता है, और नॉन मोटाइल फीमेल गेमीट तक पहुंचता है। तो oogoneum क्या है, वो स्ट्रक्चर, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहां पर जहां पर फीमेल गेमीट बन रहा है इन ऑन द बॉडी ऑफ द एल्गी। तो oogamous कंडीशन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है बच्चों, वो कहां पर हो रहा है, इन द स्ट्रक्चर वेयर oogoneum के अंदर, यानी कि स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर, oogoneum उसको बोलते हैं, जिसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ओवम यानी कि फीमेल गेमीट का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों। द गेमीट्स आर पायरिफॉर्म यानी कि पियर शेप के होते हैं बच्चों, स्पोर्स भी पियर शेप्ड के हैं, ऐसे याद रख सकते हो, और गेमीट्स भी पियर शेप के ब्राउन एल्गी में, एंड बेयर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। द कॉमन फॉर्म्स आर, एग्जांपल्स जो याद रखना है, एप्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गेसम एंड फ्यूकस। अगेन 5 एग्जांपल्स हैं यहां पर भी, ये पांचों आपको याद रखने होंगे बच्चों। ट्रिक चाहिए तो वीडियो मिल जाएगा आपको चैनल के ऊपर, आप डाल देना प्लांट किंगडम ट्रिक्स, वीडियोस आ जाएंगे वहां पर, और उनके अंदर आपको इन एग्जांपल्स को याद करने के लिए ट्रिक्स मिल जाएगी बच्चों। लास्ट ग्रुप ऑफ एल्गी हमें देखना है, दैट इज रोडोफाइसी और रेड एल्गी। रोडोफाइसी, the members of Rhodophyceae are commonly called red algae because of the predominance of the red pigment R-phycoerythrin in their body। तो पहला क्वेश्चन तो देखो यही बन गया हमारा कि रेड एल्गी रेड किस पिगमेंट की वजह से होती है, R-phycoerythrin की वजह से होती है, जो कि रेड कलर पिगमेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी, अगेन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी मोस्टली मरीन होती है। जो फ्रेश वाटर एल्गी आपको मिलेगी वो मोस्टली कहां मिलेगी, ग्रीन एल्गी में। आपको कहने का मतलब है ग्रीन एल्गी में आपको मरीन फ्रेश वाटर दोनों काफी मिल जाएगी, लेकिन ब्राउन और रेड में मेनली मरीन मिलती है। तो इनमें ज्यादातर मेंबर्स ब्राउन और रेड में मरीन होते हैं, ग्रीन में दोनों तरह के मिल जाएंगे। विद ग्रेटर कंसंट्रेशंस ऑफ फाउंड इन द वार्मर एरियाज, मेनली इनको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है बच्चों। They occur in both well-lighted regions close to the surface of water and also at great depths in oceans where relatively little light penetrates। तो superficial और deep दोनों होती है। The red thalli of most of the red algae are multicellular।
जनरली यूनिसेलुलर मेंबर्स इनमें नहीं मिलेंगे, यूनिसेलुलर भी मेनली ग्रीन एल्गी में मिलते हैं ज्यादा। some of them have complex body organization. The food is stored as अब again Floridian starch which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. ग्रीन एल्गी में स्टोरेज फूड स्ट्रक्चर्स पायरिनोइड स्टार्च प्लस प्रोटीन, कुछ ग्रीन एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट्स को यानी कि फैट को भी स्टोर करती थी। ठीक है, फिर हमने किसकी बात करी बच्चों, फिर हमने बात करी ब्राउन एल्गी की जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में फूड स्टोर होता है लाइक लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। दिख रहा होगा आपको ये वाला पॉइंट, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज फूड पूछा रहता है बच्चों एल्गी का आपसे, ठीक, वहां कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहां पर इसके अंदर हम बात करें अगेन कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है बच्चों, फ्लोरीन स्टार्च अगेन एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही है, लिख लो, यहां लिखा हुआ नहीं है, इट इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है और इसका स्ट्रक्चर स्टार्च के जैसा नहीं, इनफैक्ट ग्लाइकोजन के जैसा होता है बच्चों। हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, मैं आपको सेलुलोज का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगा, स्टार्च का बताऊंगा, आपको ग्लाइकोजन का बताऊंगा बच्चों। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स का स्ट्रक्चर हम वहां पर डिस्कस करेंगे। जब वहां पर हम स्टार्च और ग्लाइकोजन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो फिर डिफरेंस क्या होता है, बस अभी से याद रख लो कि ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल में दोनों ग्लूकोज के बने हुए होते हैं बच्चों, बस ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल में, हर एक मॉलिक्यूल में स्टार्च के कंपैरिजन में आपको ज्यादा नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, प्लस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, हाईली ब्रांच होता है ग्लाइकोजन, यानी कि ब्रांचिंग स्टार्च के कंपैरिजन में ज्यादा मिलती है इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, जो फ्लोरिडियन स्टार्च है, नाम में स्टार्च आ रहा है लेकिन इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है, ग्लाइकोजन के जैसा। एक और वर्ड यहां पर दे रखा है कि फ्लोरिडियन स्टार्च अमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है। अब ये अमाइलोपेक्टिन क्या है साहब, तो जब हम स्टार्च का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बच्चों तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्च के अंदर दो तरह की चेन्स होती है, ग्लूकोज की दो तरह की चेन्स मिलती है स्टार्च के अंदर, एक अमाइलोज और दूसरी अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज चेन होती है बच्चों स्टार्च के अंदर, उसमें ग्लूकोज आपको अनब्रांच लीनियरली एक के बाद एक ऐसे सीधे सीधे जुड़े हुए ग्लूकोज, ऐसी चेन्स होती है। और जो अमाइलोपेक्टिन चेन होती है ना, वो ब्रांच्ड चेन होती है। दिस इज अमाइलोपेक्टिन चेन इन द स्टार्च, दिस इज अमाइलोज चेन इन द स्टार्च। तो स्टार्च दो तरह की चेन से मिलकर बनता है, एक अनब्रांच दैट इज अमाइलोज और दूसरी ब्रांच दैट इज अमाइलोपेक्टिन, है ना। और ग्लाइकोजन में सारी की सारी चेन्स ऐसी होती है और नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भी हर चेन में ज्यादा होता है। तो अमाइलोपेक्टिन चेन विच इज अ ब्रांच्ड चेन ऑफ स्टार्च इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। और इन दोनों के जैसा स्ट्रक्चर किसका होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च का, विच इज द स्टोरेज फूड मटेरियल इन रेड एल्गी। आया नहीं आया समझ में, अब तो याद रह जाएगा। ये जो कंपैरिजन यहां पर एनसीईआरटी ने करा है फ्लोरिडियन स्टार्च का अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन से, क्यों करा है, तो देखो रटवाया नहीं ना, आपको समझाया है और मेरे ख्याल से अब जब समझा दिया है तो फिर याद रहेगा और रहना भी चाहिए बच्चों। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर उसका रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली अगेन। तो अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो अलग से कुछ याद ही नहीं रखना, सारी एल्गी में एक ही चीज याद रखनी है कि सब में, सारी एल्गी में चाहे फिर ग्रीन हो, ब्राउन हो, रेड हो, सब में फ्रेगमेंटेशन से होता है। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गेमेट्स। अब यहां पर देखो अगेन बहुत इजीली चीज याद रख सकते हो, पहली दो एल्गी में जो असेक्सुअल स्पोर्स थे देवर मोटाइल, दोनों में मोटाइल थे बच्चों, है ना। यहां पर नॉन मोटाइल, वहां गेमीट्स भी मोस्टली मोटाइल थे, यहां पर वो भी नॉन मोटाइल है बच्चों। ठीक है, क्लियर। Sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post-fertilization developments। यहां पर आइसोगेमी और आइसोगेमी ना मिलके मोस्टली oogamie देखने को मिलती है बच्चों। तो कॉमन मेंबर्स आर, एग्जांपल्स जो याद रखने हैं बच्चों, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा जो अपन ने फूड के अंदर पढ़ी थी, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, जिससे हमें क्या मिलता है, अगर अगर मिलता है ना। तो अगर अगर से ये याद रख सकते हो, फूड में अपन ने पोरफायरा पढ़ा था। और एक आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल यहां पर दे रखा है, देयर इज पॉलीसाइफोनिया, है ना। मैं इस टेबल की बात कर रहा था, तो इस टेबल को आपको आज आपका होमवर्क ये है कि पूरा टॉपिक अच्छे से समझने के बाद, पढ़ने के बाद, याद करने के बाद, आज इस टेबल को आप अच्छे से याद करोगे, खुद पढ़ोगे बच्चों एक बार। और कल जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जब भी प्लांट किंगडम का जो नेक्स्ट लेक्चर है आपके टाइम टेबल में बच्चों, उस वक्त पहले मैं आपको ये टेबल रिवाइज कराऊंगा वंस अगेन, ताकि पूरा एल्गी वाला टॉपिक हमारा रिवाइज हो जाए। इसमें कुछ एडिशन भी मैं करूंगा टेबल में, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करेंगे, दैट इज ब्रायोफाइट्स बच्चों, है ना। आगे बात समझ में
एग्जाम्पल्स बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, एनसीईआरटी ने सारे एग्जाम्पल्स एल्गी के हैं। ग्रीन एल्गी, वॉलवॉक्स, यूरोथ्रिक्स, ब्राउन एल्गी, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, रेड एल्गी, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। तो ये आपको याद रखने हैं, आपको लेबलिंग भी याद रखनी है सबकी, जैसे फ्रॉन्ड यहां पर बता रखा है बच्चों, है ना, ब्रांचेस, मेन एक्सिस आपको बता रखी, ध्यान रखना, दीज आर नॉट टिपिकल ओरिजिनल ट्रू लीव्स, रूट, स्टेम, उनके जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर हैं, लेकिन अंदर का ऑर्गेनाइजेशन ट्रू स्टेम लीफ रूट जैसा नहीं है, अंदर का ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है ना, थैलोइड ही है अंदर से, हम कह सकते हैं एक तरीके से, है ना, क्लियर। फिर ब्राउन एल्गी देखो, आप देख सकते हो, होल्ड फास्ट जिससे स्ट्रेटम पे जुड़ते हैं, स्टोक लाइक स्ट्रक्चर्स टाइप, और ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉन्ट। तीन एग्जांपल्स आपको यहां पर दे रखे हैं ब्राउन एल्गी के, दैट इज लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा बच्चों। और फिर ग्रीन एल्गी के दो एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, देख सकते हो यहां पर, इनमें बिल्कुल थैलोइड बॉडी है, कोई होल्ड फास्ट टाइप, फ्रॉन्ड या आपको रूट स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, प्योरली थैलोइड बॉडी होती है। एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स, क्लियर। तो आई थिंक जो आज अपन ने एल्गी का टॉपिक पढ़ा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, ऑलमोस्ट हर साल एल्गी से क्वेश्चन आता है, हर साल आता है ऑलमोस्ट। तो एल्गी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बच्चों समझो, एक बार फिर से रिवाइज करें, समझें, नोट्स को पढ़ें, चीजों को याद करें, कोई भी दिक्कत आए अपने डाउट सॉल्विंग ग्रुप पर आप पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।